नमस्कार सभी को। वर्मन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, पिछले जो क्लास थी हमारी पिछली क्लास, उस क्लास में हमने भारत में राष्ट्रवाद या भारत में राष्ट्रीय आंदोलन, ये जो टॉपिक है इसे दोनों ही नाम से जाना जाता है। ये जो टॉपिक है, जैसे हम इसे कह रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद, या इसे ही कहा जा सकता है राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें राष्ट्रीय जो नेता है प्रमुख, जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिया, उन सब नेताओं का थोड़ा बहुत वर्गीकरण आ जाता है। और आप देखेंगे अधिकतम जो एग्जाम हुए हैं उनमें यहाँ से प्रश्न आता ही रहता है। तो देखिए, भारत में राष्ट्रवाद का जो पहला टॉपिक, हमने जो पहला वीडियो शुरू किया था, उस वीडियो के अंदर हमने राष्ट्रवाद की परिभाषा दी थी कि राष्ट्रवाद क्या है। और उसके अलावा हमने उसका शुरू किया था कारण, कि राष्ट्रवाद भारत में क्यों आया, भारत में आने के क्या कारण है। ये दोनों पढ़ने के बाद आज हम राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण पढ़ेंगे। तो देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन जो है, राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण होते हैं। 3 चरण हैं। प्रथम चरण उदारवादी युग, दूसरा चरण उग्रवादी युग, और तीसरा चरण जो है वो है गांधीवादी युग। ये 3 युग हैं। इन 3 युगों के माध्यम से भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो चला है, और उसी राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व में हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। तो इसमें हम पहले एक बात करते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने वाला कौन था। राष्ट्रीय आंदोलन की, देखो एक प्रश्न तो यही बनेगा कि राष्ट्रीय आंदोलन किसके नेतृत्व में चला, तो किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं आएगा। तो राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत या राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चला था। अब हम जानते हैं कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और कब नहीं, उसकी बात करेंगे। तो देखिए, प्रश्न को निकालें। पहला युग जो उदारवादी युग है वो 1885 से 1905 तक चला था। उग्रवादी युग 1905 से 1919 तक चला, और गांधीवादी जो है 1919 से 47 तक। अब पिछली बार दिल्ली पुलिस की जो एग्जाम थी उसमें यहाँ से प्रश्न आया था। प्रश्न इस प्रकार से था कि निम्न में से कौन सा युग राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित नहीं था। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो तीनों तो ये थे और एक ऑप्शन अन्य कोई था। अगर हमें तीनों पता है तो वो उत्तर अपने आप हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं प्रथम चरण को। इसको हम शुरू करते हैं प्रथम चरण, और प्रथम चरण का नाम है उदारवादी युग। उदारवादी युग की परिभाषा ले, क्या है उदारवादी? ये एक उदार लोगों का समूह है, उदार लोगों का संगठन है। इसमें नरम दिल वाले हैं, वयोवृद्ध नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं। उनकी नीतियां हैं, वो देश को आज़ाद कराने के लिए क्या अपनाते हैं, कौन से तरीके से देश में संघर्ष करना चाहते हैं, वो बात है। तो देखिए, हम एक एक बात करेंगे इनकी। सबसे पहली बात, उदारवादी युग के मुख्य नेता। देखिए कि उदारवादी युग के मुख्य नेता कौन कौन से थे, यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है। दादा भाई, सबसे मुख्य नेता दादा भाई नौरोजी। हम इन एक एक नेताओं को आगे जाके पढ़ेंगे, पर यहाँ पर हम नॉर्मल इनका परिचय लेकर, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, WC बनर्जी। WC बनर्जी जो हैं वो हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। SN बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दिनसा वाचा और MG रानाडे। मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता, ये मुख्य उस समय के नेता थे उदारवादी युग के। अब देखो, हम राष्ट्रीय आंदोलन को कांग्रेस के नेतृत्व में पढ़ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले तो कांग्रेस की स्थापना की चर्चा करनी जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहली बात करें, कांग्रेस की स्थापना सभी जानते हैं 28 दिसंबर 1885 को बम्बई की गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम ने की। इस A.O. ह्यूम का पूरा नाम था एलन ऑक्टोवन ह्यूम। ये इसका पूरा नाम था A.O. ह्यूम। ये एक रिटायर्ड अंग्रेज अफसर था, और उस समय लॉर्ड जो था वो लॉर्ड डफरिन था।
लॉर्ड डफरिन और ए.ओ. ह्यूम इन दोनों की मित्रता हुआ करती थी। तो हम एक एक बात कर लेते हैं। देखो यहाँ क्या क्या बात है। सबसे पहली बात देखिए, इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। गवर्नर जनरल कौन था भाई? लॉर्ड डफरिन। किस समय की बात है? कांग्रेस की स्थापना के समय। ठीक है, आगे बात करें। इस समय भारत सचिव, देखो भारत सचिव जो है ये एक पद बना हुआ है भारत का शासन चलाने के लिए, भारत सचिव का पद बना हुआ है। और इस समय जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत सचिव जो था वो लॉर्ड चर्चिल था। तो यहाँ से भी प्रश्न आप पूछा जा सकता है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत सचिव कौन था या गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, अगली बात, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है, ये स्थापना कांग्रेस की है। तो कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो है वो है व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसे हम शॉर्ट शब्दों में कहेंगे WC बनर्जी। अब देखो यहाँ देखना, यहाँ दिया हुआ है प्रथम कांग्रेस सचिव, ऊपर आया है देखो ये देखिए ये दे रखा है भारत सचिव, यानी कि भारत का सचिव है। भारत के प्रशासन की जिम्मेदारी इस सचिव को दे रखी है। और ये जो सिस्टम है, ये व्यवस्था 1858 के बाद की है। 1858 का अधिनियम के तहत सचिव की व्यवस्था थी। यहाँ दिया हुआ है प्रथम कांग्रेस का सचिव, देखो ऊपर दे रखा है कांग्रेस का पहला अध्यक्ष, अध्यक्ष अलग है, व्योमेश चंद्र बनर्जी था। ये कांग्रेस का सचिव पूछ रहा है, तो जो संस्थापक है वही सचिव है। और कौन है? A.O. ह्यूम। अब देखिए प्रश्न निकालना, बहुत ही बढ़िया तरीके का प्रश्न निकालते हैं हम। प्रश्न देखना, जो जो नोट में आएंगे यहाँ पर बातें वो तो निश्चित ही प्रश्न है और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखना क्या प्रश्न है। प्रथम भारतीय सचिव, देखो ऊपर वाली लाइन देखना, प्रथम कांग्रेस सचिव। यहाँ देख रहा है प्रथम भारतीय सचिव किसका? कांग्रेस का, क्योंकि बात कांग्रेस की कर रहे हैं। कांग्रेस का पहला भारतीय सचिव या कांग्रेस का दूसरा सचिव? ध्यान से देखना, कांग्रेस का पहला सचिव A.O. ह्यूम है और दूसरा सचिव कौन है? दिनसा वाचा है। कौन है भाई? दिनसा वाचा। तो इसे ही हम प्रथम भारतीय सचिव कहेंगे, क्योंकि A.O. ह्यूम जो है वो तो क्या है? अंग्रेज है, वो तो भारतीय नहीं ना। तो यहाँ प्रश्न ये हो जाएगा कि कांग्रेस का पहला सचिव A.O. ह्यूम है और कांग्रेस का पहला भारतीय सचिव दिनसा वाचा है, जिसे हम कांग्रेस का दूसरा सचिव भी कहेंगे। A.O. ह्यूम के हटने के बाद जो सचिव बना था वो दिनसा वाचा था। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन, ये प्रथम भारतीय सचिव है और कांग्रेस का क्रमबद्ध तरीके से दूसरा सचिव है। आगे चले, नेक्स्ट देखिए। हाँ, प्रथम अधिवेशन, ये जो कांग्रेस की स्थापना होगी इसमें प्रतिवर्ष अधिवेशन करने की चर्चा हुई कि प्रतिवर्ष हमारे अंदर क्या कमी रही, इस साल हम क्या सही नहीं कर पाए, उस बात की व्याख्या हम नेक्स्ट साल बैठकर और फिर करेंगे। तो प्रथम अधिवेशन 1885 में ही हो गया। और कहाँ हो गया भाई? बम्बई में। जिस समय स्थापना हुई उसी समय पहला अधिवेशन हो गया। इस प्रथम अधिवेशन में कुल सदस्य 72 शामिल हुए। सर्वाधिक सदस्यों की बात करें तो बम्बई से थे, क्योंकि बम्बई में अधिवेशन चल रहा है तो आसपास के लोग थे। बम्बई में ज़्यादा, बम्बई से ही ज़्यादा आगे दूर के लोग किराया भाड़ा की समस्या तो नहीं आ पाए होंगे। इस अधिवेशन का एक प्रश्न आया हुआ है जो फिर नोट में आ रहा है, यानी कि नोट की जितनी भी बातें आएंगी वो तो बहुत ही मोस्ट हैं, बाकी टॉपिक पूरा की पूरा ही मोस्ट है। जो लोग एग्ज़ाम देते रहते हैं उनको पता है कि ये टॉपिक कितना मोस्ट है। इस टॉपिक से जो पिछला जो वीडियो बना डाला हुआ है, पिछला वीडियो, उस वीडियो से इस टॉपिक से प्रश्न आया था राजस्थान पुलिस में 6 तारीख को। प्रश्न मैं बता दूं, प्रश्न था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ। और आप चाहें तो पिछले वीडियो को खोलकर, इससे पिछले वीडियो को खोलकर देख सकते हैं, उसमें वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट दिया हुआ है और वो लागू हुआ 1878 को। तो देखिए नोट में क्या दिया है। ये जो अधिवेशन चल रहा है इसमें 72 सदस्य हैं, इसमें कौन शामिल नहीं था, ये प्रश्न आया हुआ है। SN बनर्जी शामिल नहीं था। अब देखो यहाँ पर एक बात की चर्चा करते हैं कि कौन शामिल नहीं था, ऐसा प्रश्न तो हम कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 72 सदस्य हमारे याद होते नहीं है।
भाई 72 सदस्यों का अगर नाम याद हो तो ही हम कर पाएंगे ना कौन शामिल नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, एस.एन. बनर्जी जो था, पिछले वीडियो में बताया था, इसने 1885 में बम्बई में एक संस्था बनाई हुई थी। संस्था का नाम था नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस। इस संस्था को लेकर, इस संस्था के अधिवेशन में एस.एन. बनर्जी लगा हुआ था और इस संस्था का अधिवेशन चल रहा था पूना में। तो एस.एन. बनर्जी गया हुआ था कहाँ? पूना। और कांग्रेस की स्थापना भी कहाँ होनी थी? पूना। लेकिन यहाँ पर क्या बात करें, पिछले वीडियो में बातें दे दी गई हैं, फिर भी थोड़ी सी बात, वहाँ पर प्लेग फैल गया, इसलिए कांग्रेस ने वहाँ स्थापना न कर कर और कांग्रेस वाले पहुँच गए बम्बई। कहाँ पहुँचे भाई? बम्बई। लेकिन एस.एन. बनर्जी अपनी इस संस्था को लेकर पूना ही रहे। इसलिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा हुआ प्रश्न है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्य शामिल थे, किंतु कौन शामिल नहीं था? तब आपका ये प्रश्न का उत्तर होगा एस.एन. बनर्जी, यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हाँ देखिए, दूसरा अधिवेशन की चल रहा है, क्योंकि हमको पढ़ना तो मूल रूप से कांग्रेस है। कांग्रेस के नेतृत्व में ही राष्ट्रीय आंदोलन चला है। तो दूसरा अधिवेशन चल रहा है 1886 में, और कहाँ हुआ है? कलकत्ता में। क्रमबद्ध चलेंगे हम। प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ 1885 में, दूसरा अधिवेशन 1886 कलकत्ता में। अध्यक्ष चेंज हो गए और अध्यक्ष बन गए दादा भाई नौरोजी। इसको प्रश्न को हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं, कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष। क्रमबद्ध दूसरे अध्यक्ष हैं, लेकिन प्रथम पारसी अध्यक्ष हैं दादा भाई नौरोजी। सर्वाधिक वयोवृद्ध नेता है, सबसे बुजुर्ग नेता है। कुल कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। ये भी प्रश्न बन जाएगा कि पंडित नेहरू कब कितनी बार अध्यक्ष बने, दादा भाई नौरोजी कितनी बार अध्यक्ष बने। इस प्रकार से भारतीय धन निष्कासन की प्रथम जानकारी दादा भाई नौरोजी ने ही दी थी, यानी कि इन्होंने ही पहली बार प्रति व्यक्ति आय की जानकारी दी थी कि भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है अगर सही ढंग से निकालेंगे तो 20 रुपया निकलेगी। कितना रुपया? 20 रुपया। इन्होंने पहली बार कहा था कि भारत में धन की कमी नहीं है, किंतु भारत के धन का निष्कासन हो रहा है। यहाँ से तेजी से भारतीय धन को निकाला जा रहा है और ब्रिटेन में ले जाया जा रहा है। तो भारतीय धन के निष्कासन की पहली बार जानकारी देने वाले दादा भाई नौरोजी। अब इसमें भी आपके सामने एक नोट आ रहा है, देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण। जो जो नोट की बातें आएंगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रश्न तो, टॉपिक तो पूरा ही क्लियर है, अच्छा है। देखिए, इसी अधिवेशन में एस.एन. बनर्जी की संस्था, अभी अभी पिछले अधिवेशन में हम पढ़ रहे थे कांग्रेस के में कि एस.एन. बनर्जी ने एक संस्था बना रखी थी। संस्था का नाम था नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब इसमें क्या आ रहा है? 1886 के अधिवेशन में एस.एन. बनर्जी की संस्था नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस में विलय हो गया। किस में विलय हो गया भाई? कांग्रेस में विलय हो गया। तो ये भी प्रश्न है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? ध्यान रखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन 1883 में हुआ था और 1885 में पूना में अधिवेशन चल रहा था, दूसरा तीसरा, और 1886 में इसका कांग्रेस के अंदर विलय हो गया। यानी कि अब जो है वो छोटी मोटी संस्थाएं नहीं रहेंगी। तो देखना, मैंने पिछले वीडियो को, जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो इससे पीछे वाला वीडियो ज़रूर देखें। अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो निश्चित ही आगे का टॉपिक समझ में नहीं आएगा। इसलिए एक बार इस वीडियो को देखने के बाद पिछला वीडियो ज़रूर देख लें, या फिर इस वीडियो को देखने से पहले पिछला वीडियो देख लें। निश्चित ही आगे की क्लास आपको 100% बढ़िया तरीके से समझ में आएगी और 100% ये बात होगी कि इन वीडियो से जो है इंडियन हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न आएंगे। तो हमने तीसरे नोट की बात की, यानी कि 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात कर ली। देखिए आगे क्या है। आगे है तीसरा अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन हो रहा है 1887 में, और कहाँ हो रहा है? मद्रास में। अध्यक्ष बन रहे हैं बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी तीसरे अध्यक्ष है क्रमबद्ध, लेकिन हम इनको कह सकते हैं प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष।
प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कह सकते हैं। यहाँ भी एक बहुत ही बढ़िया नोट की बात आई है, नोट लिखा हुआ नहीं लेकिन बहुत ही बढ़िया बात है, देखना ध्यान से क्या बात है। इसी अधिवेशन में ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य चार्ल्स ब्रैडला शामिल था। एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन था ये जिसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल का कोई सदस्य शामिल था। और वो अधिवेशन कौन सा था भाई? तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ, मद्रास में हुआ। इस तीसरे अधिवेशन में ही ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य चार्ल्स ब्रैडला जो है वो शामिल था। समझ पा रहे होंगे आप बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। ये एक दो वीडियो जो है अपन कॉपी पर बनाते हैं, फिर बाद में वापस हम बोर्ड पर ही बनाना शुरू कर देंगे। चौथा अधिवेशन देखिए क्रमबद्ध। पहला अधिवेशन बम्बई, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता, तीसरा मद्रास और चौथा अधिवेशन इलाहाबाद। तो देखिए चौथा अधिवेशन 1888 में, प्रतिवर्ष अधिवेशन होता है, दिसंबर में होता है। वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस का याद रखना पड़ेगा कब होता है? दिसंबर माह में। आज भी होता है और उस समय भी होता था। तो देखिए प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बन रहा है यहाँ पर, और कौन बन रहा है? जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल है। चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे, जिनको हम प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कहेंगे। जैसे एक बना प्रथम पारसी अध्यक्ष, एक बना प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, एक बना प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो चाहे तो अभी लाइव वीडियो में पूछ सकते हैं, और चाहे तो बाद में वीडियो के ऊपर अपलोड होने के बाद कमेंट पर भी आप पूछ सकते हैं। हो गया। अब देखिए क्या करना है अपने को। चौथा अधिवेशन हो गया। अब हमको देखना है नीति। कौन सा युग पढ़ रहे थे हम? उदारवादी। उदारवादी युग के जो लोग हैं उनकी क्या नीति है, कैसे देश को आज़ाद करा पाएंगे? भाई हम तैयारी करते हैं तो कोई नीति नियम बनाकर ही चल रहे हैं। बगैर नियम, बगैर नीति, बगैर तरीके से कोई भी काम व्यवस्थित नहीं हो पाएगा। तो क्या नियम है इनका? देखना, इनकी नीति है क्रमिक सुधार। देश को एकदम से आज़ाद न कराओ, अंग्रेजों के नेतृत्व में रहकर क्रम से सुधार करो, और शांतिपूर्ण कार्यक्रम अपनाने पर बल दिया कि कोई हुड़दंग नहीं, कोई किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई दंगा नहीं, कोई हड़ताल नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, क्रमिक रूप से, क्रम से सुधार होते चले जाएंगे और एक न एक दिन देश आज़ाद हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में हम आज़ादी की मांग नहीं कर रहे हैं, स्वराज्य की मांग भी नहीं हुई अभी। देखना आप आगे आ जाएगा। आप वीडियो को ध्यान से पढ़ें, निश्चित पढ़ें। स्वदेशी की मांग भी प्रश्न आ जाएगा, स्वराज की मांग भी, हर प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए क्या क्या विनती थी। एक नीति है क्रमिक सुधार, वह शांतिपूर्ण कार्यक्रम पर बल दे रहे हैं। दूसरी नीति है अनुनय विनय, यानी कि प्यार प्रेम से प्रार्थना पत्र सौंपकर, शिष्टमंडल भेजकर, यानी कि गवर्नर के पास, सरकार के पास विनती करो, प्रार्थना पत्र भेजो, दूत मंडल भेजो। इस तरीके से सुधार करवाएंगे। लड़ाई दंगे नहीं करेंगे, बंदूक नहीं उठाएंगे, खून के बदले खून वाली नीति को लागू नहीं करेंगे। वो नीति लागू होगी, आगे होगी, लेकिन वो लोग उग्रवादी लोग करेंगे। ये उदारवादी लोग हैं, परिवर्तन में विश्वास कम करते हैं, धीमे परिवर्तन में विश्वास करते हैं। आगे देखिए क्या है इनकी जो ये नीति है, ये दोनों नीतियां, इस नीति की आलोचना उग्रवादी लोगों ने कर दी। उग्रवादी लोग गर्म स्वभाव के थे, उनको ये पसंद नहीं आया कि इस तरीके से हाथ जोड़ने का क्या मतलब? हमारा देश है, हम कोई भीख क्यों मांगे? देश हमारा है तो हम इस पर कम से कम आज़ादी तो चाहते हैं, तो हमें आज़ाद, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली नीति नहीं होनी चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना ही चाहिए। ऐसी नीति किन की थी? उग्रवादियों की। और ऊपर वाली नीति किन की है? उदारवादियों की। तो उदारवादियों की ये जो नीति थी ना, इस नीति को उग्रवादियों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम दिया है। ये परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है कि उदारवादियों की नीति को उग्रवादियों ने क्या कहा? राजनीतिक भिक्षावृत्ति, कि एक तरीके से राजनीति में आप भीख मांग रहे हो, अपने ही देश के लिए लड़ रहे हो और फिर भी आप लोग भीख मांग रहे हो। ये कौन सा तरीका हुआ? फिर भी हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि उदारवादियों की फिर भी कुछ उपलब्धि रही,
कौन कौन सी, यानी कि इतने प्यार प्रेम के तरीके से भी उन्होंने कुछ पाया है, वो देखेंगे क्या पाया। ध्यान से देखना, आराम आराम से समझें, वीडियो को एक बार देखें, नहीं समझ में आए दूसरी बार देखें, निश्चित ही समझ में आएगा। और समझ में हो सकता है कम आए, लेकिन परीक्षा में आएगा। सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना, निश्चित ही परीक्षा में आया हुआ प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा इस टॉपिक से। तो उपलब्धि, 1892 में भारत परिषद अधिनियम पारित करवा दिया इन लोगों ने, उदारवादी लोगों ने प्यार प्रेम से हाथ पैर जोड़कर विनती कर करके, और 1892 में भारत परिषद अधिनियम लागू करवा दिया। अब ये जो अधिनियम की बात है, 1892 में क्या क्या बातें थी, 1858 के अधिनियम में क्या बातें थी, वो हम अधिनियम वाले टॉपिक में ही पढ़ेंगे। 1886 में लोक सेवा आयोग का गठन करवा दिया इन्होंने। 1893 में क्या किया देखना, 1893 में हाउस ऑफ कॉमन्स, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स, इसमें भारत में भी परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव पास हो गया। कौन सी परीक्षा, ICS, जिसे आज हम IAS बोलते हैं। कलेक्टर परीक्षा भारत की सबसे बड़ी परीक्षा IAS, उसका पहले नाम क्या था, ICS। ये लंदन में होती थी, इसका भी ध्यान रखना। ये परीक्षा कहाँ होती है भाई, लंदन में। अब सोचो हम परीक्षा देने जयपुर जाने में ही प्रॉब्लम होती है, हमें किराया भाड़ा लगता है, परेशान होते हैं, सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, रात बिरात हो जाती है, तो आज हम जयपुर जाने में प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो जब तो लंदन जाकर परीक्षा दे रहे, क्या हर आदमी परीक्षा दे पाएगा, गरीब आदमी का तो कोई मतलब ही नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय लोग कम लगेंगे नौकरियों में। तो इन उदारवादी लोगों ने भारत सरकार से विनती की, ब्रिटेन की जो सरकार है उससे, और ICS की परीक्षा लंदन की बजाय भारत में कराने का प्रस्ताव पास करा दिया। परीक्षा भारत में हुई नहीं है, पर इन्होंने प्रस्ताव पास करा दिया कि ऐसी परीक्षा भारत में ही होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इतनी दूर कैसे जाएं, ना कोई रास्ते का पता ना कुछ, और समुद्री रास्तों से जाना होता है, और समुद्री रास्तों को भारत के अंदर जो है वो एक तरीके से अपवित्र माना जाता था, कि जो समुद्र पार के करके जो भारतीय चला गया वो अपवित्र हो गया, ऐसी सोच भी थी। अगली इनकी उपलब्धि, तो देखिए एक उपलब्धि 1892 की, भारत परिषद अधिनियम लागू करवा दिया। 1886 में लोक सेवा आयोग का गठन करवा दिया। 1893 में ICS की परीक्षा भारत में कराने का प्रस्ताव पास करवा दिया। भारतीय व्यय की जांच के लिए, ये भी प्रश्न आया, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, वेलवी आयोग का गठन करवा दिया। भारतीय व्यय का मतलब समझो भारत का खर्चा, भारत का खर्चा जो है, ये जो सरकार लगा रही है, किस पर लगा रही है, कितना लगा रही है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और इसकी जांच के लिए भी उदारवादियों ने दबाव देकर एक आयोग का गठन करवाया था। उस आयोग का ही नाम रहेगा भाइयों वेलवी आयोग। आयोग से संबंधित परीक्षा में आते हैं, हंटर आयोग किससे संबंधित है, वेलवी आयोग किससे संबंधित है, इनाम कमीशन किससे संबंधित है, ये सब आयोग, ये सारी की सारी बातें आपके इन वीडियो में आ जाएंगी। थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही हमारा चैनल अप्रूव हो जाएगा या कामयाब हो जाएगा, हम लाइव क्लास में इन सब की बातें करेंगे। देखिए इसमें भी एक नोट आ रहा है, मैंने पहले कहा था नोट से संबंधित जो भी बातें आएंगी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्या नोट है, ध्यान देंगे। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति का गठन किया। प्रश्न आता है, बहुत बढ़िया संस्था है, कि भारतीय सुधार समिति का गठन किसने किया, दादा भाई नौरोजी ने। और कहाँ किया, इंग्लैंड में किया है। कब, 1887 में। तथा 1890 में इंडिया नामक समाचार पत्र चला है। इस बात का ध्यान रखना, इंडिया समाचार पत्र इंग्लैंड में चला है, समाचार पत्र का नाम इंडिया है, और दादा भाई नौरोजी इस समाचार पत्र को चलाते हैं। तो देखिए लगभग लगभग हर प्रश्न जो है वह यहाँ से बनेंगे। तो अब हम पढ़ रहे हैं कांग्रेस के अधीन नेतृत्व में, या कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं। तो चाहे कोई आदमी कितना ही अच्छा काम कर ले, उसके ऊपर कुछ ना कुछ टिप्पणी होंगी। तो यहाँ पर देखिए कांग्रेस जो है वो आगे बढ़कर राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर चल रही है, तो इसके ऊपर कुछ टिप्पणियाँ हो रही हैं। कुछ लोग इसे बुरा बता रहे हैं, कुछ लोग इसे अच्छा बता रहे हैं। वो क्या क्या टिप्पणियाँ हो रही हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए
बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा है। ये परीक्षाओं में प्रश्न आ जाते हैं, ऐसे वक्तव्य दे देते हैं और फिर पूछ लेते हैं कि ऐसा किसने कहा। 4 ऑप्शन दे देते हैं। तो देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यानी कि उनको आज़ादी से कोई लेना देना नहीं है। ये इस व्यक्ति का व्यक्तित्व है, अपना नहीं है। उनको आज़ादी से कोई लेना देना नहीं, वो लोग पदों के भूखे हैं। अश्वनी कुमार दत्त क्या कहते हैं, कांग्रेस के अधिवेशन को 3 दिन का तमाशा कहा। अश्वनी कुमार दत्त ने कहा कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिन का तमाशा है। 3 दिन तक लोग तमाशा करते हैं और बाद में भूल जाते हैं, क्या हुआ क्या नहीं, आज़ादी वाज़ादी सब घोड़ हो गई, भूल गए। तो क्या ऐसे देश आज़ाद हो जाएगा? यानी कि आप अधिवेशन कर रहे हो तब तो आप याद कर रहे हो, भारत माता के जय जयकारे लग रहे हैं, लेकिन अधिवेशन हो गया उसके बाद भूल गए, सब अपने अपने घर में लग गए, खेती बाड़ी के करने लग गए। ऐसा नहीं होगा। ये व्यक्ति है कौन? अश्विनी कुमार दत्त। ये कह रहा है। देखिए, लॉर्ड कर्जन, तो ये तो गवर्नर जनरल था ना उस समय। तो शुरू में तो हाँ, उस समय नहीं था। शुरू में तो देखो, प्रत्येक अंग्रेज की विचारधारा कांग्रेस के पक्ष में थी। इनके लिए कांग्रेस अच्छा था। क्यों? सुरक्षा वाल्वे की तरह था कांग्रेस, कि भाई लड़ाई उड़ाई बीच में होगी तो कांग्रेस उसको रोक देगा। यानी कि इनकी विचारधारा ये थे कि डायरेक्ट कोई आतंकवादी घटना न घटे, कुछ भी मांग हो वो कांग्रेस में आए और कांग्रेस के लोग जाकर सरकार को बता देंगे। तो लॉर्ड कर्जन क्या कहता है, मेरी अंतिम इच्छा कांग्रेस को मरते हुए देखना है। यानी कि मैं कांग्रेस से इतना चिढ़ता हूं कि कांग्रेस समाप्त हो जाए, ये मेरी इच्छा है। और ये कौन कहता है? लॉर्ड कर्जन। आगे देखिए, अगला कौन है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टरटराने से कुछ नहीं होगा। ये भी वही बात कहते हैं कि साल में एक बार दिसंबर में, कब की बात है भाई? दिसंबर में हम सब एकत्रित होते हैं और उस दिन तो मेंढक की तरह टरटराते हैं, बाद में फिर भूल जाते हैं। तो ये कथन आते हैं कि ऐसा किसने कहा है। तो वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टरटराने से कुछ नहीं होगा, हमें प्रतिदिन, प्रति मिनट, प्रति समय कार्य करना होगा। वही हमारे लिए, जैसे ही परीक्षा आती है हम किताब खोल के बैठ जाते हैं और जैसे ही परीक्षा चली जाती है हम भूल जाते हैं। ऐसे नहीं करना है, रेगुलर अध्ययन करना। कोई भी काम लीजिए, हम जो उद्देश्य बना लिया, हम उस उद्देश्य को रेगुलर अपने पक्ष में बनाए रखें, रेगुलर उसके लिए कार्य करें। निश्चित ही किसी भी उद्देश्य, कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है जो पूरा न हो। उद्देश्य का नाम ही पूरा होना होता है, किंतु उसके लिए समर्पित होना पड़ता है। थोड़ा समय लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही वीडियो बोर्ड पर बनता तो कम से कम 1.5 घंटे का बनता, क्योंकि इतनी बातें लिखी जाती है, इसलिए हमने पहले ही तैयार करके समय कम को देखते हुए बनाए। लॉर्ड एल्गिन क्या कहते हैं, हमने भारत को तलवार के दम पर जीता है, किसी से मांगा थोड़ी है। लॉर्ड एल्गिन भी अंग्रेज है। वो कहता है हमने भारत को तलवार के दम पर जीता है और तलवार के बल पर ही शासन करेंगे। कांग्रेस वांग्रेस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, हम शासन करना जानते हैं। आगे देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, सभी जानते हैं, नॉर्मल बात है। टॉपिक का नाम है बंगाल विभाजन और सभी ये भी जानते हैं कि कब हुआ? 1905 में बंगाल विभाजन हो गया। इसकी बातें करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम बंगाल विभाजन 1903 में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव लाया गया था। भाई जो सरकार है, ब्रिटेन की सरकार चल रही है यहाँ पर, ठीक है, उस सरकार के अंदर ये प्रस्ताव लाया गया कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाए। अब क्यों किया जाए और क्यों नहीं किया जाए उसकी बातें हम अभी पढ़ेंगे आगे, पर आप इस प्रश्न को ध्यान में रखना। यहाँ से भी इस बार राजस्थान पुलिस में प्रश्न आया था, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन से राजस्थान पुलिस में 2 प्रश्न आ गए और दोनों हमारे वीडियो में। अब देखिए, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। ये लो, ये प्रश्न देखिए कितना बढ़िया है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? 20 जुलाई 1905 को। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू किया गया। क्या किया गया भाई? लागू किया गया। और इस बार राजस्थान पुलिस में यही प्रश्न था कि बंगाल विभाजन कब लागू किया गया, उसमें तारीख दी हुई थी।
तो हमें तारीख समेत याद रखना है 16 अक्टूबर 1905। आप आसानी से इनको कॉपी में ऐसे कैसे उतार सकते हैं, जितने धीरे हम चल रहे हैं उसी अनुसार कॉपी में उतार सकते हैं और क्रमबद्ध चलेंगे। यानी कि पार्ट फर्स्ट वीडियो बन चुका, डाल दिया गया, पार्ट सेकंड ये चल रहा है, पार्ट थर्ड आ जाएगा, फिर उसके बाद फोर्थ आ जाएगा, टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो टॉपिक के अनुसार अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, बीच बीच में कोई टॉपिक उठाकर अध्ययन कर रहे हैं तो हो सकता है नहीं समझ में आए, लेकिन टॉपिक टू टॉपिक क्रमबद्ध चल रहा है समझ में आ जाएगा। तो समझ में आने वाली बात ये हुई कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया। देखिए, इस समय भारत का गवर्नर जनरल, परीक्षा में पूछते हैं, इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। कौन था भाई? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के काल में दो बड़ी बातें हुई थी। एक, दिल्ली दरबार, 1903 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जा रहे थे, तो केसरी सिंह बारट ने चेतावनी चुंगटिया लिखा था और उनको जाने से रोका था। वो तब की बात है, ठीक है। राजस्थान के इतिहास में वो प्रश्न डाले हुए भी है। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। उसने विभाजन का उद्देश्य बताया। भाई, उद्देश्य किसी ने पूछा क्यों कर रहे हो? अच्छा भला बंगाल पड़ा है, इसको क्यों तोड़ रहे हो, क्या दिक्कत आ गई? तो इसने उद्देश्य बताया प्रशासनिक सुविधा, कि बड़ा हो गया, उसमें प्रशासन सही ढंग से नहीं चल रहा, इसलिए टुकड़े करने वाले पड़ते हैं। जैसे राजस्थान के जिले 33 कर दिए, है ना, जैसे राज्य बढ़ा रहे हैं, जिले बढ़ा रहे हैं, इस प्रकार से। लेकिन प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, यहाँ फिर नोट आ रहा है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन, जो लोग स्टडी करते हैं, जो लोग एग्जाम देते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और निश्चित ही परीक्षा से संबंधित है। नोट देखिए, बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य देखना। लॉर्ड कर्जन ने क्या बताया? परीक्षा में प्रश्न आएगा कि लॉर्ड कर्जन के अनुसार बंगाल विभाजन का क्या उद्देश्य है, तो आप ये करेंगे प्रशासनिक सुविधा। लेकिन प्रश्न ऐसे आता है कि बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य क्या था, तो आप उत्तर यहां से बनाएंगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। राष्ट्रीय विचारधारा को तोड़ना। राष्ट्रीय विचारधारा सर्वाधिक बंगाल में चल रही थी, और उस विचारधारा में अगर आप विभाजन कर दोगे तो आपस में लड़ लड़ के मरेंगे। यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ राजनीति करने का उनको समय नहीं मिलेगा, उनको हिंदू मुस्लिम में बांट दो। तो देखिए, अब देखो, बंगाल विभाजन किया गया, बंगाल के दो भाग बनाए गए। एक भाग है पूर्वी बंगाल, इसकी राजधानी रख दी गई ढाका, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, यानी कि धर्म के आधार पर बांटा गया है। दूसरा भाग पश्चिमी बंगाल, और इसकी राजधानी कर दी गया कलकत्ता, जो हिंदू मुस्लिम है। अब यानी कि हिंदू और मुस्लिम लड़ने लग जाएंगे तो अंग्रेजों के खिलाफ थोड़ी लड़ेंगे, वो तो खुद आपस में ही संघर्ष करेंगे। तो ये अंग्रेजों की एक चाल थी और कामयाब भी हुई। हाँ, अब हमारा टॉपिक जो है वो है विभाजन के विरुद्ध। देखिए, विभाजन हुआ, इस विभाजन के विरुद्ध भारत की प्रतिक्रिया। इस टॉपिक को समझे, ये क्या कहता है? ये टॉपिक कहता है कि जब बंगाल का विभाजन हो गया तो क्या भारतीय चुपचाप बैठे रहे, या क्रिया के खिलाफ भारतीयों ने प्रतिक्रिया की? यानी कि यहाँ पर भारतीयों की प्रतिक्रिया पूछ रहा है कि भारतीयों ने क्या किया, या चुपचाप बैठे रहे, क्या किया। तो देखिए, एक एक बात को समझेंगे हम, कैसे क्या किया उन्होंने। सबसे पहले हम समझें, विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन हुआ। तो 16 अक्टूबर को भारतीयों ने शोक दिवस के रूप में मनाया, कि ये भारत के लिए इससे बड़ा शोक नहीं होगा कि भारत के टुकड़े करने शुरू कर दिए अंग्रेजों ने। अगर उनकी ये चाल कामयाब हो गई तो टुकड़े करते हुए चले जाएंगे। नेक्स्ट बात करें, और क्या क्या किया। रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर 16 अक्टूबर को राखी दिवस मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने समझाया भारतीयों को कि भाई, अंग्रेज क्या चाहते हैं, हमारे अंदर फूट डालना। आप क्या करो, हिंदू और मुस्लिम आपस में एक दूसरे की राखी बांधो और ये दर्शाओ, ये दिखाने का प्रयास करो कि हमारे अंदर आज भी कोई फूट नहीं पड़ी। तो देखिए, ये भी प्रश्न बन गया। प्रश्न बना कि भाई 16 अक्टूबर को राखी दिवस मनाया गया, किनके कहने पर मनाया गया? रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर मनाया गया। और आगे क्या हुआ? 7 अगस्त 1905 को, ये तो जनता कर रही है, अब कांग्रेस की भी तो कोई जिम्मेदारी होगी ना, कि कांग्रेस क्या करे। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में, ध्यान रखना, कलकत्ता के टाउन हॉल में कांग्रेस ने बैठक की।
भाई फैसला लेना है तो मीटिंग करके, बैठक करके फैसला ले कि भाई बंगाल विभाजन तो हो गया, इसके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं। तो 7 अगस्त को 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में, अब देखो आप ये पहले ही क्यों बात चल रही है, 7 अगस्त पहले क्यों चल रहा है, क्योंकि विभाजन की बातचीत जो है वो पहले ही आ गई थी। अक्टूबर को हो रहा है लेकिन हो चर्चा पहले ही हो गई थी। तो 7 अगस्त 1905 को ही कलकत्ता के टाउन हॉल में कांग्रेस ने बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन की घोषणा कर दी। अगर बंगाल विभाजन होगा तो हम क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो प्रश्न ये होगा कि बंगाल विभाजन के खिलाफ कांग्रेस ने आंदोलन का निर्णय लिया, कहाँ से लिया गया, कलकत्ता के टाउन हॉल में। आगे देखिए, वही एक व्यक्तित्व है एस.एन. बनर्जी, पीछे इसका नाम भी आ चुका है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है विभाजन हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा है, यानी कि ये बहुत ही भारी हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा है। अगर ये विभाजन चल गया या अंग्रेज़ों की चल गई तो हम जिंदगी भर जो है ऐसे ही टूटते रहेंगे, ऐसे ही फूटते रहेंगे, इसी प्रकार से विभाजन में चलते रहेंगे और ऐसे ही विदेशी लोग हम पर शासन करते चले जाएंगे। ये बात हुई। देखिए आगे, अब कांग्रेस का वो तो बैठक हुई थी कलकत्ता के टाउन हॉल में, तो अब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। तो देखिए कांग्रेस का अधिवेशन 1905 में ही हो रहा है। कब होता है, बनारस में। और आप जानते हो कांग्रेस का प्रतिवर्ष अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन होता है दिसंबर में। कब होता है भाई, दिसंबर 1905 को कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बनारस में हुआ। स्थान बदल बदल कर होता है, कभी कलकत्ता, कभी बनारस, है ना, कभी इलाहाबाद, कभी बम्बई, कभी पूना, इस प्रकार से। तो 1905 में बनारस में हो रहा है, जिसके अध्यक्ष, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कल कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है, तो हमारा उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें भी फैसला लिया गया, पीछे जो मीटिंग थी उसमें तो फैसला लिया ही गया है। इसमें क्या फैसला लिया गया, और ये बात नोट में आ रही है, मैंने यहाँ पर कम से कम 10 नोट इस वीडियो में दे दिए जो बार बार परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है। देखिए, इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार को अपनाया, पहली बार। देखो अलग अलग प्रश्न आएगा कि स्वराज्य को कब अपनाया, पूर्ण स्वराज्य को कब अपनाया, स्वदेशी को कब अपनाया, इस प्रकार से। तो कांग्रेस ने फैसला लिया कि अपने को स्वदेशी अपनाना है, यानी कि देसी वस्तुओं का प्रयोग करना है तेजी से, और विदेशी वस्तुओं का क्या करना है, बहिष्कार। कांग्रेस ने ये फैसला, ये निर्णय 1905 के बनारस अधिवेशन में लिया था, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। आगे देखिए, अब कांग्रेस क्या क्या करती जाती है, एक एक बात हम करते जा रहे हैं। देखिए, उसी बंगाल विभाजन के विरुद्ध में और क्या क्या हो रहे हैं उस बात को देखिए। एक तो क्या हुआ, 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया गया जनता द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर 16 अक्टूबर को राखी दिवस मनाया गया। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में विभाजन के विरोध की चर्चा रखी गई कि विभाजन का विरोध किया जाएगा। कांग्रेस का अधिवेशन बिठाया गया 1905 में, जिसमें स्वदेशी और बहिष्कार को अपनाया गया। और क्या क्या हुआ, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत बनाया गया 1905 में ही, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में, कि पूरा राष्ट्र एक हो, इसके कोई प्रतीक भी होने चाहिए। हाँ देखिए, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत बनाया गया। इस वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। यहाँ से प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, और उन्होंने इसकी रचना अपने उपन्यास आनंद मठ में की थी। ठीक है, ये भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, 2-4 बार परीक्षा में आया हुआ है कि आनंद मठ की रचना किसने की है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आगे बात करें, रविंद्रनाथ टैगोर, देखो चटर्जी, टैगोर ये सब बंगाल के हैं, तो राष्ट्रीय विचारधारा सर्वाधिक बंगाल में ही थी, और उसी विचारधारा को तोड़ने की कोशिश की गई थी अंग्रेजों द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1906 में शांति निकेतन स्कूल की स्थापना कर दी कि अपन स्वदेशी अपना रहे हैं, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं, तो अंग्रेजों के स्कूल का भी बहिष्कार करेंगे, तो बच्चे कहाँ जाएं, दूसरी स्कूल खोलो, खुद की स्कूल खोलो। तो कलकत्ता में शांति निकेतन के नाम से स्कूल खोली गई, जो आज भी है। तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बंगला गीत लिखा। ये गीत आज भी बांग्लादेश का राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत है।
जो लिखा किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा जाने गण और मन, जनगण मन अधिनायक, है ना, वो आज भारत का क्या है भाई? राष्ट्रगान। आगे देखते हैं। अब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। कांग्रेस का अधिवेशन 1906 में होता है और ये होता है कलकत्ता में। कहाँ होता है भाई? कलकत्ता में। देखिए 1905 के साल में हमने कुछ कोशिश की, फिर 1906 के साल में करेंगे, 7 के में करेंगे, करते ही रहेंगे। इस वीडियो को जो जिन लोगों ने पढ़ लिया है वो नेक्स्ट को भी जरूर पढ़ें, क्योंकि नेक्स्ट में राष्ट्रीय विचारधारा, राष्ट्रीय आंदोलन का अगला टॉपिक होगा। ये प्रथम चरण है, उसमें दूसरा चरण होगा। देखिए कांग्रेस का अधिवेशन 1906 हुआ और इस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। तो दादा भाई नौरोजी पहले बार भी कलकत्ता के अध्यक्ष और अब भी कलकत्ता के अध्यक्ष हैं। इस अधिवेशन में क्या नया लाया गया? देखिए इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। परीक्षा में आने लायक और परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ध्यान रखना, कांग्रेस ने पहली बार स्वराज्य को अपनाया कि अब हमें स्वराज्य चाहिए, इससे कम नहीं। जबकि पहले तो उदारवादी लोगों की क्या मांग थी? क्रम से सुधार करना, देश में कानून व्यवस्था का सुधार कर लेंगे, यही मांग थी। पर अब कांग्रेस ही मांगते हैं स्वराज्य की, हमें स्वराज्य मिलना चाहिए। तो स्वराज्य से संबंधित अनेक प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न, स्वराज्य शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। दूसरा प्रश्न, स्वराज्य को कांग्रेस ने 1906 के अधिवेशन में शामिल किया। तीसरा प्रश्न, पूर्ण स्वराज्य कांग्रेस ने 1929 के अधिवेशन में शामिल किया। तो वो सारी बातें आगे आएंगी, अभी हम ये पढ़ रहे हैं। इसी में पहली बार तिरंगा फहराया गया या तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में माना गया। किसमें? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। तो ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि भाई राष्ट्र स्वराज्य को कौन सा अधिवेशन मनाया गया, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज कौन से माना गया। ठीक है, ये जो तिरंगा जो पहली बार इन्होंने फहराया था कांग्रेस में, इस तिरंगे का निर्माण कृष्ण कुमार मित्र नामक व्यक्ति ने किया था। पहली बार जो तिरंगा था उसका रंग भी अलग था, आज जो है वो रंग अलग है, वो था सफ़ेद, पीला और हरा। देखिए अब देखिए आगे की घटना, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, निश्चित ही आप लोगों को समझ में आएगा और प्रश्न यहाँ से जरूर आएंगे। देखो टॉपिक क्या कहता है। टॉपिक कहता है दिल्ली दरबार। पूरी चर्चा, दिल्ली के 3 दरबार मैंने बता दिया अभी तक। 1877 में दिल्ली दरबार, 1903 में दिल्ली दरबार और 1911 में दिल्ली दरबार। यानी कि दिल्ली दरबार जो है वो 3 बार आयोजित किया गया है कुल। अब दिल्ली दरबार 1911 में आयोजित किया गया लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के काल में। इस दरबार का आयोजन क्यों किया गया, समझे पूरी बात को। ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आए थे और इनके स्वागत हेतु आयोजन किया गया। अब यहाँ एक प्रश्न भी है बहुत ही मोस्ट, कि जॉर्ज पंचम भारत आने वाला प्रथम ब्रिटेन का सम्राट था। और इससे पहले युवा लोग आए थे, राजकुमार आए थे, लेकिन या फिर महारानी आई थी, पर पहली बार सम्राट जो है वो कोई भारत आया, वो था जॉर्ज पंचम। अब देखो दिल्ली दरबार तो आयोजित हो गया, देश के छोटे मोटे राजा महाराज जितने भी है सबको आमंत्रित किया गया और जॉर्ज पंचम का स्वागत किया गया। अब क्या चलता है देखिए, इसमें क्या क्या निर्णय लिया गया, ये प्रश्न बनेगा। पहला निर्णय लिया गया बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। एक प्रश्न था बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905। तो दूसरा प्रश्न है बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ, 1911। एक बात। दूसरी बात देखिए, कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। बना दिया गया का मतलब बनाने का निर्णय लिया गया। बनाने का क्या लिया गया, निर्णय। क्यों? क्योंकि कलकत्ता में राष्ट्रवादी विचारधारा ज़्यादा हो गई, आतंकवादी घटनाएं ज़्यादा हो चुकी है, सरकार को खतरा है, इसलिए राजधानी चेंज करो। और राजधानी चेंज करने का निर्णय जॉर्ज पंचम ने लिया था 1911 के दिल्ली दरबार में। ठीक है। तीसरा निर्णय देखो, बिहार व उड़ीसा को बंगाल से पृथक कर दिया गया। पहले बिहार, उड़ीसा, बंगाल सब मिला के बंगाल बड़ा था, तो पिछला जो बंगाल का विभाजन था उसको तो रद्द कर दिया गया। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल उसको तो एक कर दिया गया और अब की बार राज्य के हिसाब से विभाजन कर दिया गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम विभाजन नहीं था। बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। अब यहाँ भी एक बहुत ही बढ़िया नोट है, फिर देखिए नोट है, दिल्ली को राजधानी बनाने का निर्णय तो दिल्ली दरबार 1911 में लिया गया,
पर बनाया कब गया? 1 अप्रैल 1912 को बना दिया गया। आपको पता हो इस लॉर्ड होर्डिंग के जुलूस पर ही बम फेंका गया था जोरावर सिंह बारहट के द्वारा। ठीक है, तो आज की जो हमारी जो क्लास है वो इस प्रथम चरण तक ही रहेगी। इस प्रथम चरण का नाम है उदारवादी युग। फिर हमारे कल की क्लास चलेगी, वो चलेगा उग्रवादी युग। फिर अगली क्लास आएगी गांधीवादी युग, जिसमें महात्मा गांधी का पूरा जीवन परिचय और महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा, इन सब की हम चर्चा करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबके समझ में आया होगा और ईश्वर से उम्मीद करता हूँ, ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि आप सब अच्छे अपने तरीके से अपने जो भी लक्ष्य हैं उसमें सफल होंगे। आज के इस वीडियो के लिए जो भी लाइव है, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जो भी कोई कमी रहे वो कमेंट करके बता सकते हैं। आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद।